अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहावज़ का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ ऑन द सेम टाइम ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन। सो मंडे गुजर गया, अब ग्रेजुअली हम वीक के जाने बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे काम हमारे ऐसे होते हैं जो कि हमने प्री प्लान, बल्कि प्री से भी प्री प्लान किए होते हैं, लेकिन वो पूरे नहीं होते। उसके पीछे क्या वजह है? कुछ भी नहीं, माँ सिवाय हम जो सुस्त रवि का शिकार हो गए हैं, जो रूटीन बेहतर नहीं कर रहे, जो अपने आप पे काम नहीं कर रहे, इसके अलावा और कोई वजह नहीं है कि हमारे काम रह जाते हैं। आज प्रोग्राम में जिस सब्जेक्ट पर हम बात करेंगे, आप ये समझे कि आजकल ये हॉट टॉपिक है, आजकल ये हर किसी का फेवरेट भी है और हर किसी का वो टॉपिक है जिसके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता। मतलब हम बात करेंगे आज खास तौर पर 3-4 चीजों की, लेकिन वो 3-4 चीजें जो है वो रिलेट करती है एक चीज से, दैट इज कॉल्ड ओबेसिटी। आपका मोटापा एक ऐसी चीज है जो कि बहुत सारी चीजों का रीजन है, बहुत सारी चीजों की वजह है। अगर आप बात करें बॉडी शेमिंग की, तो आज से कोई 1.5-2 साल पहले मुझे ये कमेंट मिला मेकअप रूम में, व्हेन आई वाज देयर, तो मैं कुछ बात करी थी मोटापे की कि देखिए इसका फिगर ऐसा है, उसका फिगर ऐसा है, तो मुझे बड़ा सख्त कमेंट मेरे मेकअप आर्टिस्ट ने दिया कि बॉडी शेमिंग इज नॉट अलाउड इन मेकअप रूम। उस दिन के बाद से लेके आज तक मैंने बॉडी शेमिंग ना की है, ना इसके बारे में बात करने की कोशिश की है, लेकिन मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों को इस बारे में उतनी ही बात और उतनी ही इंटेंसिटी के साथ बात करते हुए देखा है। मतलब अगर आपने किसी को अच्छा कमेंट देना है या बैड कमेंट देना है, बॉडी शेमिंग इतनी ज्यादा आम हो गई है, इतनी ज्यादा आम हो गई है, खास तौर पर सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक। अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखा रहे होते हैं तो बेसिकली उस ट्रांसफॉर्मेशन में कि आपने 160 kg से 60 kg पे आप कैसे आए हैं, तो वो 100 किलो आपने कैसे कम किया, बेसिकली हम ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम बता रहे होते हैं कि किस तरह से आपके माशरा जो है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करता अगर आप ओबीस होते हैं। तो ये एक ओबेसिटी एक ऐसी चीज जिसकी बहुत सारी वजूहात है। हम बात करेंगे खासतौर पर उन खवातीन की जिनको कंसीव करने में मसला होता है, प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी से पहले क्या मसाइल होते हैं, उसके बाद क्या मसले मसाइल हो सकते हैं। यंगस्टर्स, खासतौर पर यंग लड़कियां जो जंक फूड खाने की बड़ी शौकीन है, ओबेसिटी की वजह से फ्यूचर में क्या क्या मसले हो सकते हैं, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आपकी जिंदगी पतले होकर कितनी खुशगवार होती है, और पतला होना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, और इसको हम बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं। आज एक बार फिर से करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, दे हैव एक्सपर्टीज इन देयर ओन काइंड ऑफ फील्ड। आपका तारुफ करा देती हूँ, हमेशा मेरे शो में होते हैं, डॉक्टर फैसल इन्हें कहते हैं, और ये हर्बलिस्ट है, इसके अलावा हेल्थ एंड ब्यूटी कंसल्टेंट भी हैं। तो सारी अच्छी अच्छी ब्यूटी की टिप्स और आपकी रूटीन को बेहतर करने की टिप्स जो है वो डॉक्टर फैसल से लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप डॉक्टर फैसल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। थैंक यू। और आपके वक्त का देने का बहुत शुक्रिया। यही नहीं बल्कि आपकी जो खवातीन जो घर में रहती हैं, जिन्हें मैं आजकल फ्रंट लाइनर कहती हूँ, मतलब हम डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेस, पुलिस, हर किसी की बात करते हैं, लेकिन ये 2 साल घर में जो जंग खवातीन ने लड़ी है ना, उनके बारे में बात करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिन्होंने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया इस कोविड-19 को फाइट करने में। तो खवातीन को घर बैठे क्या टिप्स दी जा सकती हैं ओबेसिटी से बचने के लिए, हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रोफेसर नासली हवीद, इन्हें कहते हैं, और ये गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और खासतौर पर टेक्निकलिटीज को हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसे कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनको क्लिक करके आप बच सकते हैं ओबेसिटी से, और अगर ओबेसिटी हो गई है तो इसको रिवर्स कैसे किया जा सकता है, ओवरकम कैसे किया जा सकता है, ये हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम। आपके आने का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज, ये एक ऐसा सवाल है जो कि मेरे प्रोग्राम की रिवायत है और मैं जो जरूर पूछती हूँ। वैसे इन लोगों को देख के लगता नहीं कि इनके लिए सुबह उठना मुश्किल होगा, लेकिन सवाल है, कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से आपकी तो रूटीन है सुबह उठने की जल्दी। मैंने अगर उठना है सुबह तो फिर उठ जाना है। अच्छा, और अगर नहीं उठना तो? अदरवाइज नहीं उठना तो फिर थोड़ा लंबा भी सो जाते हैं। ऐसा होता है। ये देखिए, नींद तो कमजोरी होती है आपकी, लेकिन सुबह उठने से ही शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल। अगर हम ओबेसिटी की बात करें, रूटीन की बात करें, डाइट की बात करें, स्मार्ट होने की बात करें, वट एवर, इफ यू वांट टू कि आपकी सेहत बेहतरीन रहे, उसके लिए सुबह उठना और रात को जल्दी सोना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला ने एक बायोलॉजिकल क्लॉक हमारा बनाया हुआ है, ठीक है। उस बायोलॉजिकल क्लॉक को जब भी हम तोड़ेंगे या जब भी हम नेचर के अगेंस्ट चलेंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। होता यह है कि रात को देर तक जाग रहे हैं किसी भी वजह से, चाहे काम की वजह से, पढ़ाई की वजह से, या आप सोशल मीडिया पे इन टच हैं, तो आपको कुछ ना कुछ क्रेविंग्स होती रहती हैं। आप कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, निबलिंग करते रहते हैं। कोई नट्स खा लिए, चिप्स खा लिए, कोई फास्ट फूड मंगवा लिया। तो आप कि जो इस वक्त हम देखते हैं, क्लिनिक्स पे आते हैं, डॉक्टर साहब अब इसको सेकंड करेंगी, कि हमारे पास इस वक्त मोटापे के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। सही। और उसकी रीज़न यही है कि वो बैठे हुए हैं, खाए जा रहे हैं और कोई एक्टिविटी नहीं है, रात को देर से सो रहे हैं, सुबह देर से उठ रहे हैं, तो वो मेटाबॉलिज्म जो उनसा है वो स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है।
जब मेटाबॉलिज्म आपका स्लो डाउन हो जाता है तो फिर आप थोड़ा सा भी खाते हैं तो वो आपको लगना शुरू हो जाता है। कहते हैं ना, Yes. हवा भी लग रही है, पानी भी लग रहा है। ये मिथ है। मिथ है, लेकिन यह है कि आप थोड़ा भी खाएंगे, बैठे रहेंगे, कोई एक्सरसाइज नहीं होगी, कोई वर्कआउट नहीं होगा, तो फिर आपको वो प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाएगा। ठीक। तो बेहतर ये होता है कि अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को फॉलो करें, रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, मॉर्निंग वॉक करें, नाश्ता अच्छा करें, हेल्दी करें। हैवी से मुराद हेल्दी का है, ठीक है, कि हेल्दी नाश्ता करें। उसके बाद फिर अपने मील्स को डिवाइड करें किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से, कि डाइट प्लान्स लें। डाइट प्लान का मतलब अगेन वो नहीं है कि आपने सब कुछ छोड़ दिया और आप पतले हो गए। डाइट प्लान का मतलब ये कि आपने हेल्दी पोर्शंस लेने, कितने पोर्शंस किस टाइम पे लेने, वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में अगर हम सुनते हैं या बात करते हैं तो हमें लगता है पता नहीं हम कौन सी रॉकेट साइंस है जिसको डिस्कस कर रहे हैं, कि आपने पोर्शन डाइट लेनी है, हेल्दी डाइट लेनी है, हैवी खाना खाना है। लेकिन हैवी का मतलब ये नहीं कि आप हलवा पूड़ी भी ले आए, आप निहारी भी ले आए, आप नान भी ले आए और सुबह का बेहतरीन नाश्ता करें और आपके हमने बादशाहों की तरह नाश्ता किया, रात में खाना हम फकीर की तरह खाएंगे। मतलब ये अपने आप को सिर्फ हौसले और दिलासे देने वाली बात है। कितना ज्यादा जरूरी है पोर्शन डाइट। ये डाइट एक ऐसी डाइट है, मैंने खुद बहुत सारे लोगों को लूज करते हुए और बेहतरीन जिंदगी गुजारते हुए देखा है। अगर आप पोर्शंस में डाइट लेते हैं, चाहे दिन में 5 पोर्शन करें, लेकिन उस 5 पोर्शंस में क्या क्या होना चाहिए ये हम प्रोफेसर आपसे जान लेते हैं। मुझे ये बताएगा कि हम खवातीन की अगर खासतौर पे बात करें, घर में खाना बनाने वाली या अगर वर्किंग वुमन की भी बात करें, तो हम क्यों इस चीज़ का ध्यान उस टाइम पे नहीं रखते जब हम ओबीस हो रहे होते हैं। हमारे पास टाइम नहीं होता, हम जंक फूड खा लेते हैं, हम ऑफिस में होते हैं, हम कुछ भी जो हमें अवेलेबल होता है वो खा लेते हैं। अब हमें उस वक्त नहीं पता लग रहा होता, जब डैमेज इज डन तो रिवर्स करना या बैकअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें अपनी आम रूटीन में खवातीन को खासतौर पर किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए ओबेसिटी से बचने के लिए? मैं स्टार्ट वहाँ से करूँगी जो सवाल आपने डॉक्टर साहब से किया था कि रात की नींद का, और क्योंकि वो इसलिए क्योंकि रात की नींद भी ओबेसिटी को कम करने में रोल प्ले करती है। और उसमें गायनेकोलॉजिकल व्यू पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि अभी आजकल हमारे पास हर तीसरी बच्ची जो आ रही है उसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज का मतलब है एक खास हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसमें मोटापा बहुत ज्यादा होता जाता है और आगे आगे जाके बांझपन, उसके बाद डायबिटीज, इवन कैंसर्स, यू नो, डिफरेंट कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। सो जितना लंबा अरसा वो रहती है उतनी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती हैं। एवरी थर्ड गर्ल लिटरली इज अफेक्टेड बाय पॉलीसिस्टिक ओवरीज। और उसमें ये कि हमारी सारी बच्चियां अब रात को लेट जाग रही होती हैं। ठीक है, सुबह 2 बजे तक सोना एक नॉर्मल रूटीन बन चुका है। अब आप बच्चों को कहें तो वो इतने आगे से नाराज हो जाते हैं। हाँ जी। सो रात की नींद में हार्मोन बनता है मेलाटोनिन, जो दिन की नींद में नहीं बनता। ठीक, ये सिर्फ रात की नींद में बनता है। अब ये मार्केट से गोलियों की फॉर्म में भी मिलता है, लेकिन ये दिन में एक्ट ही नहीं करता, ये सिर्फ रात के अंधेरे में एक्ट करता है। सो ये अल्लाह ताला ने एक निजाम बनाया है। और मेलाटोनिन इज एंटी इन्फ्लेमेटरी फॉर ओवरीज, ओवरीज की सोजिश को खत्म करता है। ठीक। सो जब मेलाटोनिन नहीं रिलीज होगा, आप दिन को सोएंगे तो आपकी ओवरीज में इन्फ्लेमेशन होगी और हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो ओबेसिटी को लेके चलेगा। नंबर 1। नंबर 2, आई एम अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट के जी प्रोसेस्ड फूड को कट डाउन करें। प्रोसेस्ड फूड में खास तौर पे ब्रॉयलर चिकन, ब्रॉयलर एग्स जो हैं ये, उसके अलावा हर चीज़, जो भी चीज़ है, मिल्क है, गोश्त है, सब्जी है, जो भी चीज़ आपको फ्रेश मिलती है, ऑर्गेनिक मिलती है, दैट इज़ फार मोर प्रेफरेबल एज कम्पेयर टू प्रोसेस्ड फूड। हाई हीट पे कुक्ड ड्राई मील्स जो हैं, दे आर अगेन वो ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिससे आपकी ओवरीज का फंक्शन खराब होती है। सो मैं अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि वो जो हम अपनी माओं का सुनते थे कि दम पे हल्की आंच पे खाना बन रहा है, यू नो, वो ओल्ड फैशन नहीं है, दैट वाज हेल्दियर। एग्जैक्टली। और सो आप जिन खानों में आपके लेमन डला होता है, सिरका डला होता है, पानी डला होता है और आप उसे हल्के आंच पे पकाते हैं, एज कम्पेयर टू नो बारबेक्यू, ओवन फूड, हाई हीट पे कुक, ड्राई जो कुकिंग है उसमें ऐसे केमिकल्स बनते हैं उस फूड में कि वो आपकी ओवरीज को इन्फ्लेम करते हैं। अच्छा, आपको पता है मैं नंबर 3, एक्सरसाइज। अच्छा, एक्सरसाइज हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट एक इस तरह का पॉइंट है जिसके लिए करेज और हिम्मत बड़ी जरूरी होती है। मतलब हम इतने सुस्त रवि का शिकार कौम है या बच्चियां बच्चे, अगर बात की जाए तो एक्सरसाइज करने से पहले या जिम करने से पहले या तो बहुत दफा सोचना पड़ता है, और अगर आप जिम करना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल से हम सिर्फ वहां सेल्फीज के लिए और पिक्चर्स के लिए जाते हैं, वर्कआउट उस तरह से नहीं करते। तो ये एक्सरसाइज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक
नाजरीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आपने अपने दिन का इस सोच के साथ आगाज किया होगा कि आज इस शो को तो हमने इस सोच के साथ शुरू कर दिया कि आपको अब पतला होने के लिए मेरे ख्याल से मेहनत करना शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन जो ओबेसिटी का शिकार लोग हैं, मेरे ख्याल से सुबह उठते साथ जो पहली थॉट उनके दिमाग में आती होगी ना, वो ये आती होगी पतला कैसे हुआ जाए। लेकिन इसके बाद हम उठते हैं और अच्छा सा नाश्ता करने का प्लान करते हैं। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने आई डिड कीटो डाइट, मैंने कीटो डाइट किया। उसके बाद मेरा 8 किलो वजन गिरा भी, और 8 किलो वजन गिरने के बाद फिर 4 किलो बढ़ भी गया। अब वो कैसे बढ़ा मुझे नहीं समझ आई, हालांकि मैंने बहुत एहतियात की है। तो ये जो हम हर टोटका आजमाते हैं, जो देखते हैं सोशल मीडिया पे, हमें वो लगता है कि वो हमारे लिए है। इस चीज से कैसे बचना है, ये भी एक टास्क है। एक और गेस्ट जिन्होंने ब्रेक में हमें ज्वाइन किया, उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। हकीम अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर आपके आने का बेहद शुक्रिया। चूंकि हम बड़े सुपरस्टिशियस लोग भी हैं, हम जरा रिलाई नहीं करते। अगर घरों में खवातीन की बात की जाए तो मेरे अम्मा अब्बा ने तो मुझे बहुत मना किया, सोहा प्लीज कीटो डाइट मत करो, कुछ देसी कर लो। तो जो घर में रह के घर के टोटकों से आप कैसे पतले हो सकते हैं, वो हम हकीम साहब से जानेंगे। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम एक्सरसाइज की बात कर रहे थे। प्रोफेसर साहिबा, अगेन आपकी जानिब आती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम उसको वहीं से कंटिन्यू करें कि अब हमारा अब फैशन है। आपने कहा 2 बजे सोना फैशन है, 5 बजे उठ के हम बड़े सूख से कह रहे होते हैं हमारा नाश्ता ही 5 बजे होता है, हम तो उठते ही 2 बजे है। और फिर अगर एक्सरसाइज की बात करें, जिम की बात करें, इट्स ऑल्सो कॉल्ड फैशन। हम जाते हैं, जिम सूट पहनते हैं, सेल्फी लगाते हैं, यही हमारी एक्सरसाइज है। कितना गलत कर रहे हैं हम, ये बताएं। मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा ये इनकरेज करती हूँ कि आप एक्सरसाइज अपने घर पे करें, जिम ना जाएं। ऑनेस्टली, बिकॉज आप जितना ज्यादा उसको कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे ना, जितनी ज्यादा आप उसके इर्द गिर्द फॉर्मेलिटीज रखते जाएंगे कि मैंने टाइम निकालना है, मैंने गाड़ी पे बैठ के जिम जाना है, मैंने ट्रैक सूट भी पहनना है, मैंने उतनी ही ज्यादा आप एक्सक्यूजेस निकालेंगे। ठीक है, इफ यू आर फोकस्ड कि मैंने 30 से 45 मिनट रोजाना सुबह अपने बेडरूम में एक्सरसाइज करनी है। मैंने यूट्यूब पे एक अच्छी वीडियो मैं अपने पेशेंट्स को लिख के देती हूँ कि ये प्रोग्राम है, ये आप यूट्यूब से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, ये आप अपने बेडरूम में करेंगी। आप रमजान में भी कर सकती हैं, आप हर रोज कर सकती हैं, आप किसी भी हुलिये में आप कर सकती हैं। ठीक है, ठीक है। और अगर आपको सुबह बिल फर्स्ट टाइम नहीं मिला, आई पर्सनली थिंक कि सुबह का टाइम सबसे बेहतरीन टाइम है, क्योंकि आप उस वक्त उठते हैं, मिनिमम डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। पर अगर किसी वजह से आपको लगता है कि आप उस वक्त नहीं कर सकते, आपकी और कमिटमेंट्स हैं, अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, अपने हस्बैंड को भेजना है, वगैरह वगैरह, तो आप घर पे रहते हुए कोई भी, दैट इज सो फ्लेक्सिबल, यू नो, यू कैन डू इट एट एनी टाइम। और फिर उसके बाद एक्सरसाइज एज के साथ साथ मॉडिफाई होती है। ठीक है, आपकी यंगर एज में एरोबिक्स बहुत अच्छी काम करती हैं, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कम्स इन, यू नो, योगा कम्स इन, एंड दीज थिंग्स प्ले सच एन इम्पोर्टेंट रोल इन योर ओवरऑल वेल बीइंग। तो इट्स नॉट कि आप सोशल मीडिया जरूर देखें, लोगों से इंस्पायर भी हों, बट कोशिश करें कि आप ट्राई टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। यू कैन नॉट बी अनदर पर्सन, यू नो, यू कैन जस्ट बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। और वो आप अपने ऊपर मेहनत करेंगे, दिस इज द टाइम दैट यू डेडिकेट टू योर सेल्फ। अच्छा, ये बहुत ही खूबसूरत बात है। मैं इस बात को सेकंड करना चाहती हूँ कि मत देखें कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसी थी। हाँ, इंस्पायर जरूर हो, लेकिन उसकी बॉडी टाइप अलग है, उसका सर्कल अलग है, उसका बैकग्राउंड अलग है, उसके घर का माहौल अलग है। हो सकता है कि वो अनमैरिड हो सकता है कि वो मैरिड हो, तो उसके हस्बैंड, उसकी फैमिली बहुत सपोर्टिव हो। मतलब बहुत, हर किसी की एक स्टोरी होती है जो कि उसके साथ होती है। तो जस्ट ट्राई टू मेक अ न्यू स्टोरी फॉर योर सेल्फ। अपने लिए एक नई स्टोरी बनाए, अपनी कोई ऐसी स्टोरी जिसको देख के लोग इंस्पायर हो। आप अपने लिए खुद काम करेंगे तो ही बेहतरीन स्टोरी बना सकते हैं। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि कौन से ऐसे देसी टोटके हैं जो आपके लिए बड़े प्रोडक्टिव हो सकते हैं। हकीम साहब ये बताएगा कि ओबेसिटी यानी मोटापा बहुत आम है, हर 2 में से 1 और 3 में से 2 लोग इसका शिकार हैं। आप पहले ये बताएगा कि आपको इसकी बेसिक वजह क्या लगती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओबेसिटी में सबसे ज़्यादा जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमने लोगों को देखा है, वो 90% लोगों में स्ट्रेस इसकी वजह है। ओके। और स्ट्रेस के साथ जो ओबेसिटी होती है वो आपकी सेंट्रल एब्डोमेन ओबेसिटी जो है ना काउंट करती है। और स्ट्रेस का मतलब ये है कि जब आप कोई भी स्ट्रेस होता है, आपको फाइनेंशियली स्ट्रेस है, बच्चों की शादियों का स्ट्रेस है, या कोई यानी घर में परेशानी है, तो उसकी वजह से जब आप बहुत टेंशन लेते हैं तो आपके ब्रेन्स के जो हार्मोन्स हैं कार्टिसोल्स, वो बेसिकली आपके हक में वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन एक्सेस स्ट्रेस की वजह से वही कार्टिसोल्स आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देते हैं और आपकी बॉडी में फैट्स को और आप डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं लोगों को ये कहूँगा कि अगर आप ओबेस हो जाते हैं तो उसमें आप परेशान ना हो। सम टाइम जब आपका थोड़ा सा भी पेट निकलता है, और इसमें यह भी बताता चलूँ कि मेल्स और फीमेल्स, मेल्स के अंदर जो सेंट्रल ओबेसिटी है वो प्लस प्लास्टिक ओबेसिटी में कन्वर्ट हो जाती है।
ठीक है। क्योंकि उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उनकी जो स्किन का एक लेवल है वो बड़ा थिकन में आ जाता है, जिससे इंसान बहुत जल्दी मोटापे में जाता है। और ये जो स्ट्रेस वाला मोटापा है ये दवाइयों से जल्दी नहीं जाता जब तक आप अपने स्ट्रेस को रिलीज ना करें। इसी तरह दूसरी रीजन इसमें हमारे यहाँ जो देखने में आई है वो हार्मोनल डिसबैलेंस है। उसमें फीमेल्स के अंदर जो पॉलिसिस्टिक ओवरीज के इश्यूज हैं, बल्कि यूट्रस के इश्यूज हैं, ये भी बड़ा काउंट करता है। तीसरे नंबर पे आपकी बॉडी का इंसुलिन लेवल, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी इंसुलिन ही आपकी बॉडी में कंपनसेट नहीं कर पाती डायबिटिक शुगर लेवल को, तो उस सूरत में भी ओबेसिटी आती है। इसी तरह खाने पीने में बेहतियाती, कुछ ऐसे हमारे लोग हैं जो बेटाइमिंग खाना खाते हैं और लिहाज नहीं करते कि कौन से खाने में कितने कैलोरीज हैं और हमें रिक्वायर्ड कितने हैं। अच्छा, कि सब आप बेसिक कॉज बता रहे हैं जो कि बड़ी जरूरी है, बड़े आम और बड़े टू द पॉइंट है। अच्छा, ये सारी बातें मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कि अगर हम डिस्कस कर रहे हैं और हमारे साथ एक पैनल मौजूद है जो कि अपनी अपनी राय दे रहा है, तो इनमें से कोई एक बात भी इस तरह की नहीं है जो कि कहीं ना कहीं से आपने पहले कहीं सुनी ना हो। एक्सरसाइज, रूटीन, इंसुलिन की अगर आप बात कर रहे हैं या अगर आप जंक फूड की बात कर रहे हैं, हमें ये सारी बातें पता है। जो चीज हमें नहीं पता वो ये है कि हमने इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है अपनी डेली लाइफ में। इतनी अहम बात है ये। डॉक्टर, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी, अगर हम दुनिया की बात करें, दुनिया का 10% जो आबादी है वो इस वक्त मोटापे का शिकार है और हर दूसरे बंदे को हम देखते हैं। लेकिन जो बात उन्होंने की, मैं आपसे वो जानना चाहती हूँ कि स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन कोविड-19 की वजह से भी बहुत ज्यादा हो गया। और दूसरी बात, हमने घर में रहना सीख लिया, बड़ी मुश्किल से सीखा है लेकिन सीख लिया। अब घर में रह के हमने खूब जंक फूड खाया है, खूब ऑर्डर किए है, फूड पांडा दो रोज हमारे डोर स्टेप पे होता है। अच्छा, ये हमारी रूटीन बड़ी खराब हो गई है। अब घर में रहकर आपने किस तरह से मैनेज करना है, अपने साथ साथ बच्चों की भी रूटीन को मैनेज करना है? बच्चों की रूटीन मैनेज करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए बड़ों को अपनी रूटीन को एडजस्ट करना उतना ज़रूरी है। बड़े जो उनसे करेंगे बच्चे वही उसको फॉलो करेंगे। अच्छा, हकीम साहब ने बहुत सारी कॉजेज़ का जिक्र किया, इसमें एक थायराइड जो है वो बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो वो भी मोटापे का एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो जो मेडिकल रीजंस हैं उनको तो यकीनी तौर पे हमें एड्रेस करना ही होता है। और मैं हमेशा सबको प्रोग्राम्स में कहता हूँ कि एक दफ़ा जो भी आपके ज़रूरी नहीं कि हम 3 में से किसी के साथ, जो भी आपके करीबी कंसल्टेंट हैं एक दफ़ा उनको ज़रूर विजिट करें, उनसे मशवरा कर लें। हो सकता है जो चीज़ आपके लिए अच्छी है वो मेरे लिए अच्छी ना हो, जो मेरे लिए अच्छी है वो इनके लिए अच्छी ना हो, तो एक दफ़ा मशवरा ज़रूरी है। दूसरी बात आ गई कि अब मोटापे को कैसे, पिछला जो उनसे हमारा लॉकडाउन था उसमें तो मोटापा बहुत बढ़िया था कि नई चीज़ थी हम सब के लिए, दब बैठे हुए हैं, खाए जा रहे हैं। बल्कि मेरे पास कुछ पेशेंट्स ऑनलाइन जब आए तो उन्हें बताया कि हमारा जो घर का ग्रोसरी का जो राशन का हमारा था महीने का, वो हमारा 1 हफ्ते 10 दिन में ख़त्म हो गया। मतलब बस बैठे हैं खा रहे हैं, बैठे हैं खा रहे हैं, नई चीज़ बना लो, ये कर लो, तो वो एक एक्टिविटी थी। इस वाले लॉकडाउन में लोग थोड़े से अवेयर हो चुके थे कि क्या करना है और क्या नहीं करना, तो थोड़ी सी बेहतरी आई। दूसरी बात यह है कि जंक फूड जो उनसे है ना, उसको तो मैं ख्याल है कि 99% अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए। ठीक। हाँ, एक चीज़ हम कहते हैं कि जो जिंदा फूड है ना वो खाना चाहिए। जिंदा फूड कौन सा है? जो नेचर ने हमें दिया है। अभी डॉक्टर साहब अभी बात की थी कि जो प्रोसेस्ड फूड है वो तो हमारे लिए जहर है। ठीक है, तब लिटरली जहर है कि आपको पता है कि जो हम ये बर्गर्स और ये फ्राइज़ वगैरह खाते हैं इसमें कितने केमिकल्स होते हैं, कितने फूड इन्हेंसर्स होते हैं, और उन फूड इन्हेंसर्स की वजह से जो हमारा बॉडी का जो सिस्टम है वो कितना ख़राब होता है। खाली एक अगर फ्रेंच फ्राइज़ की हम बात लें तो उसमें इतना सॉल्ट होता है, उस सॉल्ट को मैक्सिमम सॉल्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए फिर मज़ीद केमिकल्स डाले जाते हैं। तो देखने में तो वो एक चिप्स है, फ्रेंच फ्राइज़ है, एक आलू का टुकड़ा है, लेकिन उसके ऊपर कितनी चीज़ें लगी हुई हैं वो हमें नहीं पता चल रहा होता। और वो हमारे टेस्ट बर्ड जो उनसे उसको एक हद तक एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, बाकी हम जो उनसे इग्नोर कर रहे होते हैं। तो खुदारा अपने बच्चों को जो ये बर्गर, पिज़्ज़ा, फास्ट फूड है इससे जितना दूर रख सकते हैं रखें। ठीक है, नहीं रखा जा सकता, लेकिन ये कि महीने में 1 दफ़ा कर दें, 20 दिन में 1 दफ़ा कर दें, लेकिन जो डेली खाया जा रहा है ये बहुत नुकसानदेह। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक और बात ना सेकंड करना चाहती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने ब्रेक लेनी है। तो ब्रेक पर जाने से पहले ये फ्रेंच फ्राइज, बर्गर्स, पिज़्ज़ास और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं हमारे बच्चों के लिए, और ज़्यादातर अगर पूरी दुनिया की बात की जाए
स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात की जाए तो ज्यादातर बच्चे ओबीस हैं। अब देखा ये जा रहा है कि जब बच्चे ओबेसिटी का शिकार होते हैं तो ग्रेजुअली जब उनकी एज ज्यादा हो रही होती है तो वो ओबेसिटी भी इंक्रीज कर रही होती है, और फिर जो बचपन की ओबेसिटी होती है जब वो बड़े होते हैं आपके साथ जा रही होती है तो उसको डिक्रीज करना, उसको कम करना कंपैरेटिवली उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो कैसे जंक फूड से बचा जा सकता है? फ्राइज बहुत मजे की होती है, मैं भी बहुत खाती हूँ शौक से, लेकिन आप इसको घर में कैसे बना सकते हैं? घर में कौन कौन से टोटके हैं जिनको आजमाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके दिन का आगाज बेहतरीन हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आदत होती है और मुश्किल होती है सुबह उठने में, लेकिन मैंने इस चीज को रियलाइज किया और मैं आप लोगों से शेयर भी करना चाहती हूँ कि अगर आपने अपनी रूटीन बेहतर करनी है तो ज्यादा कुछ नहीं करना। आपने सिर्फ एक दिन, चाहे आप रात को 2 बजे सो रहे हैं, 3 बजे सो रहे हैं, एक दिन जब आप सुबह जल्दी टाइम से उठेंगे ना तो ऑटोमेटिकली सारा दिन गुजारने के बाद रात 11 और 12 बजे तक आपकी बस हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी रूटीन बेहतर हो जाएगी। तो आपका टास्क क्या होना चाहिए कि आपने सुबह टाइम से उठना है। अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। इस खूबसूरत से आउटफिट की बात की जाए तो अलिशा एंड नबील का ये आउटफिट है, आपको ये एम मालम पर अवेलेबल होंगे, आप इनको फिजिकली विजिट भी कर सकते हैं, प्लस इंस्टाग्राम पर भी सेमी फॉर्मल, फॉर्मल, आपको हर किस्म के आपके कस्टमाइज्ड ड्रेसेस जो है वो मिल सकते हैं। प्लस शी सो यंग, शी सो डेडिकेटेड, मैं उनसे खुद भी मिली हूँ, तो यंग एज में यंग एंटरप्रेन्योर जब इतना बेहतरीन काम कर रहे हो तो उन्हें अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। तो आप इनके पेज को इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कीजिएगा। बाकी अगर हम बात करें अपने इन सोशल मीडिया साइट्स की, जहां पर यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी वजन कम करने के लिए, हम जरा आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी ड्रिंक्स की बात कर लेते हैं। वो ड्रिंक्स जो कि ये दावा करती हैं कि 5 दिन में आपका वेट कम हो जाएगा या 2 दिन में आपका वेट कम हो जाएगा। अब किसी का वेट अगर 5 या 2 दिन में कम हो गया, डॉक्टर मुझे ये बताएं कि फिर अगर मेरा 7 दिन में भी नहीं हुआ, 10 दिन में भी नहीं हुआ इस ड्रिंक से, तो फिर मैं क्या करूं? तो फिर आप कुछ और ट्राई करें, कुछ और ट्राई करें, मतलब हिम्मत नहीं छोड़नी आपको। हिम्मत नहीं छोड़नी, क्योंकि वही जैसे अभी पहले बात हुई थी कि आपका बॉडी टाइप हो सकता है इस चीज़ को जो आपने देखी है उसको एक्सेप्ट ना कर रहा हो, लेकिन किसी और चीज़ के साथ वो कर ले। अभी मेरे एक पेशेंट हैं, उन्होंने एक चीज़ शेयर की मेरे साथ, व्हाट्सएप पे उन्होंने पिक्चर लगा के भेजी, मेरी टिप्स के साथ उन्होंने 46 डेज़ में 19 kg कम किए। 46 डेज़ में 19 kg, कोई छोटा टास्क नहीं है। मुझे पता है किलो गिराना कितना मुश्किल होता है। और वो उन्होंने मुझसे डायरेक्ट कंसल्टेंसी की व्हाट्सएप पे कि ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा अच्छा आप यूट्यूब पे देख लें, मेरे जो उनसे प्रोग्राम्स हैं उससे देख के उन्होंने कर लिया। तो जो चीज़ उनको सूट की उसके ऊपर उन्होंने स्टक हो गए और वो फॉलो करते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें हो जाती हैं। डॉक्टर साहिबा और भी जिस तरह से बात कर रही हैं, मैं भी और हकीम साहब भी, कि चीज़ें हो जाती हैं। एक तो ये कि आपको अपने साथ कमिटमेंट होना चाहिए, अपनी कमिटमेंट करनी चाहिए कि मैंने ये अपना टारगेट अचीव करना है, तो फिर हो जाएगा। अगर आप ढीले पड़ जाएंगे तो फिर नहीं होगा। दूसरा ये कि कहीं ना कहीं आके आपका वेट, जैसे आप कह रही हैं कि 4 kg वापस आ गया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि या तो आपका रुक जाएगा वजन या रिवर्स हो जाएगा। तो वहाँ पे आके आपने अपनी बॉडी को दोबारा चीट करना है। हमने अपनी बॉडी को जो उनसे थोड़ा सा ट्रिकी अंदाज में, बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, वो देखती है कि जहाँ पे उसके प्रॉब्लम शुरू हो रहे हैं या फाका होना शुरू हो रहा है उसको तो वो अपने रिसोर्सेज को रोक लेती है। वहाँ पे उसको दोबारा हमें ट्रिकी अंदाज में चीट करना पड़ता है, धोखा देना पड़ता है कि अब ये नहीं कर रहे, अब हम कुछ और करेंगे। जब आप कुछ और करते हैं तो फिर उसको लगता है कि हाँ ठीक है, अब ये चीज़ मेरी ज़िंदगी का। तो अब बाकी ये कि जो डाइट आप बताई थी कि कीटो डाइट या कोई ऐसी डाइट, प्रोटीन डाइट, मैं ज़ाती तौर पे रिकमेंड नहीं करता। मैं किसी को, जितने न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह हैं उनको मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे कभी भी रिकमेंड नहीं करता। मेरे डाइट प्लान्स हमेशा वो होते हैं जिसमें हर चीज़ होती है। आप सुबह से रात तक खाते हैं, पोर्शंस में खाते हैं, लिमिटेड अंदाज में खाते हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते, जितनी आपकी नॉर्मल डाइट है उसमें से 25% कट डाउन कर दें। हर मील में से 25% कट डाउन कर दें, तो आपने दिन में अगर फ़र्ज़ कीजिए 3 मील लिए तो आपने 75% अपनी डाइट कम कर ली। 25% सुबह, 25% दोपहर, 25% शाम, तो 75% आपने अपनी डाइट को कम कर लिया। वो डाइट जब आपने कम कर ली तो वो आपको कोई नुकसान भी नहीं देगी, आप मेंटली भी सेटिस्फाइड रहेंगे और आप खाना भी खा रहे होंगे। अच्छा, ये जो फॉर्मूला डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं, फॉर्मूला बड़ा आसान सुनने में लगता है, हाँ करने में थोड़ा सा मुश्किल है जब तक आप करेंगे नहीं, सिर्फ जब तक आप करेंगे नहीं। जब आप करना शुरू कर देंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। लेकिन एक और बहुत बड़ा मसला ये भी है कि जब आप डाइट की बात करते हैं या वजन कम करने की बात करते हैं तो प्रोफेसर बस सबसे पहले हमें कहते हैं मीठा छोड़ दो,
अच्छा, मीठे में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने कौन से मीठे छोड़ने हैं। नेचुरल शुगर्स जो हैं वो आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। इसमें अगेन जो प्रोसेस्ड शुगर है, वाइट चीनी है, वो बहुत नुकसान आपको पहुंचाएगी, ठीक है। सो आप शुगर्स, अब फॉर एग्जांपल अब नाश्ते की आप जैसे बात कर रही थी, तो नाश्ते में अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स लेनी है और अगर आपने शुगर्स लेनी है, तो अगर आप एक अच्छी हेल्दी फ्रूट स्मूदी ले लेते हैं, उसमें आप ओट्स भी डाल सकते हैं, उसमें आप नट्स भी डाल सकते हैं, उसमें आप चिया सीड्स भी डाल सकते हैं, और ये जैसे तुख मलंगा जिसको आप हाँ, सादी बहुत जुबान में, ज़्यादा ठीक है ना। productive भी है weight loss के लिए। सो दीज आर द थिंग्स जो आपकी बहुत आपकी एक हेल्दी ड्रिंक बन जाती है। आप उसको एंजॉय भी बहुत सारा करते हैं। आप उसमें फ्रूट भी ले रहे हैं, आप मैंगो भी उसमें डाल सकते हैं, आप उसमें पीच भी डाल सकते हैं, आप उसमें प्लम Milk भी डाल भी add सकते हैं, है। आप उसमें बनाना भी डाल सकते हैं, योगर्ट डाल सकते हैं, आप उसमें मिल्क डाल सकते हैं। सो एंड यू नो एंड एवरी डे देयर इज अ डिफरेंट फ्रूट, आप उसकी इतनी वैरायटी क्रिएट कर सकते हैं। सो यू हैव टू मेक इट हेल्दियर एंड बट एट द सेम टाइम आपने ये चीज़ देखनी है, मीठा हम आपको बंद करने का नहीं कह रहे, लेकिन अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि जी फ्रूट हेल्दी है, लेकिन आप एक बहुत बड़ा बाउल फ्रूट का एक दफ़ा लेके बैठ जाती हैं और आप कहती हैं मैंने ये पूरा खा के उठना है, तो फिर एक आम की कैलोरीज भी उसमें आ जाएंगी, एक केले की कैलोरीज भी उसमें आ जाएंगी, उस सब। सो पोर्शंस की जैसे इन्होंने बात की कि अगेन आई थिंक आई टोटली एग्री विद दिस फॉर्मूला एंड दिस इज व्हाट आई टेल टू माय मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स कि आप जो भी खाते हैं आप उसकी क्वांटिटी रिड्यूस कर दें, क्योंकि जब आप उन्हें बिल्कुल लाइफस्टाइल चेंज करने का कहते हैं तो हर बंदे का ना तो वो टेम्परामेंट होता है, ना उसके इतने वसाइल होते हैं, ठीक है ना, इतनी अवेयरनेस ही होती है। तो अगर आप उनको सिर्फ ये बताएंगे जी आपने कम करना है, आपने और उसके अलावा आपने बीच में 2 स्नैक्स ऐड कर लेने हैं और वो 2 स्नैक्स हेल्दी स्नैक्स होने चाहिए। आप एक एप्पल ले लेते हैं, आप एक जैसे व्हीट बिस्किट सिर्फ ले लेते हैं, इस तरह की आप कोई लाइट चीज़ ले लें। सो इंस्टेड ऑफ, मेरे पास पेशेंट्स आके मुझे बताते हैं डॉक्टर साहब मैं तो कुछ लेती नहीं हूँ, सुबह 1 कप चाय लेती हूँ, फिर मैं सिर्फ रात को खाना खाती हूँ। सो आई टेल देम कि प्लीज डोंट डू दिस, यू नो, डोंट, अपने ऊपर जुल्म ना करें जो चीज़ आप कर ही नहीं सकते। परसिस्टेंस इज द की, ठीक है, हर चीज में परसिवेरेंस इज द की। जो चीज जिस पे आप परसिवेयर नहीं कर सकते, जिसको आप कल छोड़ देंगे, दैट इज नो गुड। अच्छा, मरीज एक्सरसाइज ना करने की सबसे बड़ी वजह आपको क्या बताते हैं? डॉक्टर साहब मैं एक्सरसाइज इसलिए नहीं करती कि जब मैं छोड़ूंगी तो मैं बहुत मोटी हो जाऊंगी। ट्रू, वेरी ट्रू। भाई तो आप क्यों छोड़ेंगी और आप अभी भी मोटी हैं। Exactly. The question is- So it's not going to happen, you know, after you quit exercise, you are still fat. Exactly. And start doing it. And once आपको उसके बेनिफिट्स पता चलने शुरू होंगे, आप खुद अपनी बॉडी में उसकी अवेयरनेस फील करेंगे, आपको अंदाजा होगा कि हाउ फिट यू आर फीलिंग। आप अपने एज मेट से अपने आप को कंपेयर करेंगे एंड यू विल फील कि हाउ बेटर यू लुक एट द सेम एज। यू नो, वो आपको एक पॉजिटिव सेल्फ रिवॉर्ड की जो फीलिंग है वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। आपको जो, मैं आपको जो मर्जी कह दूं, डॉक्टर साहब जो मर्जी कह दें, हकीम साहब जो मर्जी कह दें, आप उतनी मोटिवेट नहीं होंगी। बट वंस यू डू इट एंड यू सी द रिजल्ट्स and people appreciate you, Exactly. you're looking so much better. अच्छा, आपको पता है मुझे So क्या that लगता है, motivation मुझे लगता है will- कि आप इतना कन्विंस कर रही हैं। सोचिए मैं आपके सामने बैठी हूँ, अभी आप लोग तो हमें स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, तो उस तरफ स्क्रीन के जो लोग हमें देख रहे हैं वो शायद उस तरह से इंटरेक्टिव ना हो जिस तरह से मैं आपसे इंटरेक्टिव हूँ। अच्छा, मैंने बात कर ली, मैंने बात सुन ली, मैं कन्विंस भी हो गई, बट द थिंग इज देयर इज अ विल। जब तक विल नहीं होगी, जब तक आप खुद अपने आप को कन्विंस नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, फैसला नहीं करेंगे, डिसीजन नहीं लेंगे कि भाई मैंने वेट लूज करना है और मैंने इस तरह से करना है, कुछ भी नहीं हो सकता। जितनी मर्जी बातें सुन लें, जितने मर्जी यूट्यूब के आप टैक्टिक्स देख लें कि आपने क्या कैसे किस तरह से करना है, कंसल्टेशन भी कर लें, डॉक्टर के पास भी चले जाएं, कुछ भी कर लें, जब तक आप विल नहीं होगी आपके पास, आप खुद करना नहीं चाहते होंगे ना, कुछ भी नहीं हो सकता। वेट लूज तो सोचे मत कि आपका वेट लूज हो जाएगा। लेकिन घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपने कहा कि घर में फ्रूट्स का इस्तेमाल करें और आप सुबह सुबह उठ के देखें कि नाश्ते में आपने क्या लेना है। इसके साथ साथ गर्म पानी, उसमें नींबू, अगर हम अदरक लहसुन की बात करें, ये वो ऐसी चीज़ें हैं जो घर में किचन में कंपल्सरी आपको मिलती हैं। हकीम साहब मुझे ये बताएगा कि हमने बड़े टोटके, बड़ी ड्रिंक्स इस तरह की देखी हैं, इन चीज़ों को, इन इंग्रेडिएंट्स को किस तरह से इस्तेमाल करके वेट लूज किया जा सकता है? देखें, मैं यही बताना चाहता हूँ कि टोटकों वाली लाइफ से लोगों को बचना चाहिए और सेल्फ मेडिकेशन से बचना चाहिए। मैंने जो पीछे कन्वर्सेशन आपसे की है उसमें बताने का मकसद ये था कि जो रीज़न है, मतलब पेशेंट को सिम्टम का पता होता है और तबीब फिजिशियन को असबाब का पता होता है। आप अकॉर्डिंग टू रीज़न जब ट्रीटमेंट करते हैं तो अल्लाह पाक शिफा देता है। मतलब देखें, अभी आपने कीटो डाइट की बात की, कीटो डाइट किडनी वाला पेशेंट या लीवर फैटी या इनलार्जमेंट वाले पेशेंट को देंगे तो वो बीमारी एग्रीवेट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह आपने बात की कि जी हमने कई किस्म के स्लिमिंग वाटर पिए हैं, हमें असर नहीं हुआ। देखें, अकॉर्डिंग टू रीजन, किसी को कॉन्स्टिपेशन है उसको दूर किया जाए, उससे आपका ओबेसिटी ठीक होगा। किसी का अगर ये जेनेटिकली इश्यूज हैं, सबसे मुश्किल मोटापा जेनेटिकली इश्यूज हैं जो मरूसियत से आते हैं,
ठीक। उसका आप कम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो बज़ाहिर तो मोटापा लगता है, लेकिन वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह नहीं होता, बिकॉज कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर जेनेटिकली ऐसे है, ठीक है। इसी तरह गाइनिस के जो इश्यूज होते हैं, बल्कि यूट्रस के हैं या पॉलिसिस्टिक ओवरीज हैं, आप जब तक पेशेंट्स के अंदर से उसको रेक्टिफाई नहीं करेंगे, पेशेंट कभी भी स्लिम एंड स्मार्ट नहीं होगा। तो बताने का मकसद ये है कि हर मेडिसिन हर पेशेंट को सूट कभी भी नहीं करेगी जब तक अकॉर्डिंग टू टेम्परामेंट ना दे। और पेशेंट को बताना चाहिए कि आपका मजाज ये है, आप उसी के मुताबिक आपको डाइट एडजस्ट करनी पड़ती है। मतलब हमें एक वेट लूज करने से पहले, किसी तरीके इलाज पर जाने से पहले डायग्नोस करना बड़ा ज़रा जरूरी है कि व्हाट वी आर सफरिंग फ्रॉम बेसिकली। लेकिन ये जो अगर हम कुछ चीज़ों की बात करें, चलिए हम शहद की बात कर लेते हैं, हम कलवंजे की बात कर लेते हैं, हम गर्म पानी की बात कर लेते हैं, ये कुछ 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम सब, मुझे लगता है कि इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी। ये कितनी प्रोडक्टिव है, इसको किस तरह से दिन के आगाज में आपको इस्तेमाल करना चाहिए? मैं अपने पेशेंट्स को, हम लोग जो इस्तेमाल करवाते हैं उसमें ये देखते हैं कि 2 मील मसलन ब्रेकफास्ट में आप बेशक ना लें, दोपहर और रात, इसमें हम हाफ कप में 3 ड्रॉप्स लेमन के डाल के और खाने से 5-10 मिनट पहले या बिल्कुल आप मौके पे इस्तेमाल कर लें, इससे लोगों को बड़ा फायदा होता है ओबेसिटी में। ठीक है। दोपहर और रात के खाने के से बिल्कुल 2-4 मिनट 5 मिनट पहले हाफ कप गर्म पानी ले लें, नीम गर्म पानी, उसमें 3 ड्रॉप्स लेमन के डाल लें और वो आप पी लें। तो वो जो आपने खाई हुई ग़िज़ा ऐसी भी हो जिसमें अगर कैलोरीज ज़्यादा हैं तो वो कंपनसेट हो जाएगी। इसी तरह शहद के बारे में भी हुक्म है कि ये आपकी जो है ना बॉडी के अंदर मसलन शिफाकुन अफादियत तो रखता है। हदीस में है कि 2 चीज़ें ऐसी हैं जिसको आप अपने ऊपर मुस्बत असरार रखता है, एक शहद और एक कुरान। कुरान को पढ़ के रूहानी सुकून और तस्कीर मिलती है और शहद को खाके जिस्मानी अफादियत हमें मिलती है। और उसकी ये रीज़न है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम इंसान मुरक्कब है जिस्म रूह का, हम खाली जिस्म नहीं है, हमारे अंदर रूह भी है। कई बार रूहानी बीमारियां भी हमारी जिस्मानी शक्ल में जाहिर होती हैं, ये एक निज़ाम है पूरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। तो इसलिए इसमें मैं आपको थोड़ी सी कुछ ऐसी चीज़ें बता देता हूँ आवाम को कि 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आप बराबर वजन लेके तकरीबन बहैसियत मजमूई हर शख्स को ये फ़ायदा दे सकती हैं, क्योंकि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखती हैं, लीवर की इनलार्जमेंट हो, यूट्रस की अंदर इन्फ्लेमेशन हो, तो उन सब में ये काम करती हैं। उसमें नंबर 1 जीरा स्याह, ठीक, नंबर 2 कलौंजी, ठीक है, नंबर 3 इसमें जो है ना मको के दाने, मको का बीज जिसका अर्क अमूमन मार्केट में होता है, अच्छा, ठीक है जी, और नंबर 4 सूंड, सूखा अदरक जिसको हम जंजीबील कहते हैं। जी जी जी। तो इन चारों को हमदन लेके 1/4 टीस्पून बीडी डोज में सुबह शाम बिफोर मील इस्तेमाल किया जाए, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हो, आपके किडनीज के इश्यूज हों, आपका जनाब जीआईटी सिस्टम में मतलब किसी रीजन से भी ओबेसिटी होगी तो ये कारआमद है और ये बड़ा कामयाब नुस्खा है हमारा। अच्छा प्रोफेसर हकीम साहब, मैं आपको यहाँ इंटरप्ट कर रही हूँ, ये सवाल भी अंदर ऐड कर लें, इसका जवाब भी दे दें। ये वो सवाल है जो कि आम आवाम करती है, ज़्यादातर मुझसे जो मुझे फीडबैक आता है। अब आपने इन 4 चीज़ों का जिक्र किया, इनका मुरक्कब बनाकर अगर आप खाने से पहले लेंगे तो आपका वजन कम हो जाएगा, बड़ा प्रोडक्टिव है। लेकिन हम जानते हैं कि जड़ी बूटी में से कुछ चीज़ें ऐसी भी जिसकी तासीर बहुत गर्म होती है, तो क्या ये यहाँ पर फॉल किस तरह से करते हैं? इस इम्बिग्विटी को आप कैसे दूर करेंगे कि हर किसी की बॉडी टाइप इस तरह की होती है कि बहुत ज्यादा गर्म चीजें हम नहीं ले सकते, तो ये क्या सबके लिए प्रोडक्टिव है या इसके लिए कुछ इस तरह की प्रिकॉशंस हैं? इसकी डोज 1/2 टीस्पून से 1 टीस्पून तक यूनिवर्सल डोज दे सकते हैं, लेकिन 1/4 देने का यही मकसद है कि जिसके मजाज के मुताबिक नहीं है वो कम असर। और बात बात ये होता है कि एक इंग्रेडिएंट्स दूसरे इंग्रेडिएंट्स को कंपनसेट करता है, और दूसरा ये कि गर्म तर चीजें किसी भी पेशेंट को नुकसान नहीं देंगी। अब खरबूजा है, वो फल है, वो गर्म तर अफाजत रखता है। इसी तरह पपीता है, वो मैदे के लिए हर बच्चे बड़े सबको पता है कि पपीता जो है ना, अब लोगों को ये नहीं पता वो गर्म तर मजाज रखता है। तो गर्म तर की डेफिनेशन और गर्म खुश की डेफिनेशन ये अमूमन लोगों में अवेयरनेस भी नहीं है। हर गर्म चीज नुकसान नहीं देती। आप अगर वो गर्म तर होगी या वो गर्म चीज जिसके अंदर वाटर की ज्यादा होगा वो आपको नुकसान नहीं देगी, या लुब्रिकेशन ज्यादा होगी वो नुकसान देगी। मतलब बात सिर्फ इसमें इस चीज की है कि अगर आपने ये बात कर दी है तो इस बात की अवेयरनेस देना भी हम पे फर्ज है कि आपको उसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है। लेकिन ये वो चीजें जिनका जिक्र आपने किया है, मैं बार बार यही कह रही हूँ कि ये चीजें हमें बड़ी आसानी से अवेलेबल होती हैं, उनका इस्तेमाल किस तरह से करना है ये मैटर करता है। कल मैं खाना खाई थी डॉक्टर साहब, तो खाना मैंने अब्बा के साथ रात का डिनर खाया, तो हमारे घर में ना बड़ा रवाज इस चीज का कि सालन के ऊपर बहुत सारा अदरक होता है, बहुत ज़्यादा ना, और पापा कहते हैं अदरक और लहसुन तो आपकी जिस्म के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सारी डाइट एक जगह पे रख दें और इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल एक जगह पे रख दें। लेकिन हमारे खानों में और हमारे बच्चों की अगर हम खासतौर पे बात करें, बड़ी दूर है वो इन चीज़ों से। अगर खाने में कहीं बिरयानी में या किसी सालन में दूर दूर तक अदरक आ रहे तो हमारे बच्चे दूर भाग जाते हैं।
बिल्कुल ऐसे ही है। असल में फिर वो ये बात है कि आदत डालने की। आदत नहीं है बच्चों की। अब मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैंने अपने बच्चों को शुरू से कुछ चीज़ों की आदत डाली। अभी डॉक्टर साहब ब्रेक में कभी कभी ऐसा होता है कि हम ब्रेक में ज़्यादा प्रोडक्टिव बात कर रहे होते हैं ना, उसके बाद फिर डिस्कशन चेंज हो जाती है। तो स्मूदीज़ जो सी हैं, स्मूदीज़ आप बनाएं, उसमें आप छोटा सा पीस अदरक का डाल दीजिए। ठीक है, आपने बच्चों को किसी ना किसी से कंज्यूम करवाना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने बच्चों को जो उनसे ज़बरदस्ती सालन भी खिलाना है, आप किसी भी हवाले से खिला दीजिए, तो वो आपको बच्चे कहीं ना कहीं उसके साथ एडजस्ट हो जाते हैं। दूसरा ये कि बड़ी अर्ली एज में एक तो बच्चों के साथ इस चीज़ों को शेयर करवाएं, उनके टेस्ट डेवलप करवाएं, और दूसरा ये कि मुझे लगता है कि आजकल के बच्चे इतने इंटेलिजेंट ज़रूर हैं कि उनको अगर कोई बात समझाई जाती है तो वो समझ जाते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। हाँ, तो आप उनको बताएं कि भाई ये आपके लिए इस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है, तो बच्चे खा लेते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, बेशक थोड़ा सा मुँह बना के कहें, कुछ भी कहें, वो कर लेते हैं। इसके अलावा डॉक्टर हकीम साहब ने जो अभी नुस्खा बताया वो बहुत अच्छा नुस्खा है। उस असल चीज़ क्या है इसमें सारे नुस्खे में भी, या जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका गट हेल्थ जो सी है वो अच्छी होनी चाहिए, आपकी बॉडी के जो गुड बैक्टीरिया हैं वो अच्छे होने चाहिए। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अगर अच्छा है ना, तो समझ लीजिए कि आप ओवरऑल हेल्दी हैं। और उसके लिए फ़ाइबर बहुत ज़रूरी है। अब फाइबर जो सब आपको फ्रूट से मिलेगा, वेजिटेबल से मिलेगा, तो एक मील आपका ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर फोकस्ड हो, और वो भी रॉ फॉर्म में। वो सब्जियां जो हम कच्ची खा सकते हैं उनको कच्चा ज़रूर खाना चाहिए, फल खाना चाहिए, दही का इस्तेमाल करना चाहिए। दही प्रोबायोटिक है, प्रोबायोटिक अगेन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखती है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें अगर हम अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर लें और थोड़ा सा अमेंडमेंट कर लें, तो हम बहुत जल्दी अपना वेट मैनेज कर सकते हैं। आजकल अगर आप देखें तो हर चीज़ में मैनेजमेंट आ रही है, डाइट मैनेजमेंट है। आप डायबिटिक के पेशेंट्स को कोई चीज़ बंद नहीं करवाते, आप उनकी डाइट को मैनेज करते हैं। Exactly. इसी तरह ओबेसिटी के पेशेंट्स को हम कोई चीज़ बंद नहीं करवाते, हम उनकी डाइट को मैनेज करते हैं। कुछ अरसे पहले तक हकीम साहब इस बात को सेकंड करेंगे कि हमारी एक बाकायदा एक स्पेशलिटी होती थी जिसको हम कहते थे इलाज बिल ग़िज़ा। सिर्फ ग़िज़ा से इलाज होता था कि आपको ये चीज़ें सूट नहीं कर रही, आपने ये चीज़ें नहीं खानी मिजाज के हिसाब से। यही चीज़ें थोड़ी सी मॉडिफाइड होके आजकल जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियंस हैं, वो इसी चीज़ को लेके चल रहे हैं। लेकिन उनके और जो क़राबदीनी इलाज बिल ग़िज़ा था उसमें थोड़ा सा इख्तलाफ ज़रूर है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल चीज़ है कि आपने वो चीज़ें पेशेंट को, या पेशेंट भी नहीं, अपने क्लाइंट को बतानी है जो उनकी बॉडी टाइप के हिसाब से उनको सूट करती है। इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट, कि आप मैनेज कैसे कर रहे हो। आपका कंसल्टेंट या आपका डॉक्टर तो मैनेज कर रहा है, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है, आपने मैनेज भी करना है। मैं चाहती हूँ जाते जाते आप भी कंक्लूडिंग पॉइंट्स दे दें, देखने वालों को क्या पैगाम देंगी? मैं ये बस पैगाम देना चाहती हूँ जिसको हमने नहीं टच किया, और मैं उसको ज़रूर करना चाहूँगी कि ओबेसिटी इज़ नॉट जस्ट अ कॉस्मेटिक प्रॉब्लम। इसके एज ए गायनेकोलॉजिस्ट मैं ये ज़रूर एम्फसाइज करना चाहूँगी कि इसके बहुत सारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर असरात हैं। आपका बॉडी मास इंडेक्स जब नॉर्मल से इंक्रीज होता है, बॉडी मास इंडेक्स आपके वजन और हाइट के प्रोपोर्शन से निकाला जाता है। WHO की इसके ऊपर बाकायदा डेफिनेशंस हैं कि नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स कितना है, ओवरवेट कितना है, ओबीस क्या है, और मॉर्बिडली ओबीस क्या है। सो जब आप उस 1 kg पर मीटर स्क्वायर अगर आप इंक्रीज करते हैं तो 4% आपकी फर्टिलिटी कम होना शुरू हो जाती है। सो बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल। सो जब मैं अब जैसे आई एम एन इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट और मैं असिस्टेड रिप्रोडक्शन करती हूँ, हम अपने पेशेंट्स जो हमारे पास इनफर्टिलिटी के लिए आते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए आते हैं, वी टेल देम कि आप जब तक वजन रिड्यूस नहीं करेंगे आपका इवन टेस्ट ट्यूब बेबी के साथ रिजल्ट बहुत पुअर आएगा। और देयर आर सो मेनी पेशेंट्स जो सिर्फ वेट रिड्यूस करते हैं एंड देन वो टेस्ट ट्यूब बेबी से भी बच जाते हैं और वो वैसे ही स्पॉन्टेनियसली कंसीव कर जाते हैं। तो कितनी चीजों से आप बच जाते हैं। आप बहुत चीज़ों से फिर अगर आप कंसीव कर लेते हैं तो उसके बाद मिसकैरेज का रेट मोटी पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मिसकैरेज के बाद अगर आप मिसकैरेज की स्टेज से भी गुजर जाते हैं तो देन डेवलपिंग डायबिटीज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हाइपरटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसका रिस्क बढ़ जाता है। आपकी डिलीवरी कॉम्प्लिकेटेड होती है, रिस्क ऑफ हैविंग कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग नेचुरल बर्थ एंड सिजेरियन सेक्शन दोनों में इंक्रीज होता है। नॉर्मल डिलीवरी भी उन पेशेंट्स में ज़्यादा रिस्की होती है, बच्चे के शोल्डर स्टक हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस और भी हो सकती हैं। इसी तरह अगर उनका हम सिजेरियन करते हैं बिलफर्स, एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशंस उनमें ज़्यादा होती हैं, वूंड हीलिंग इज़ एन इशू। देन लेटर इन लाइफ, बाद में जैसे डिलीवरी के बाद
लेटर ऑन भी उनको डायबिटीज डेवलप होने आप का ओबेसिटी की और जो कैंसर- मिसाइल बता रही हैं हाँ। वो इतने क्रिटिकल हैं कि हम उस पर अगर बात करें तो हमें पूरा 1 घंटा पूरा एक प्रोग्राम चाहिए, लेकिन ओबेसिटी की ये वजूहात जो आपने बताई है वो इतनी क्रिटिकल, इतनी परेशान कुन है कि आप सोचें कि अगर आप एक मां नहीं बन रहे और उसकी वजह सिर्फ मोटापा है तो सारी जिंदगी इस रिग्रेट से आप कैसे निकल सकेंगे। फैमिलीज ब्रेक डाउन हो जाती हैं, फैमिलीज ब्रेक डाउन हो जाती हैं। ब्रेकडाउन। थैंक यू सो मच टू यू, बहुत ही प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। मजीद भी इसको डिस्कस किया जा सकता था लेकिन हम वक्त के पाबंद होते हैं, वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम होता है। जाते जाते मेरे पास भी आपके लिए एक छोटा सा टोटका है, वो सिर्फ ये कि सुबह उठ के आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ गर्म पानी का एक गिलास लेना है और उसमें आपने शहद का 1 चम्मच मिला लेना है। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो सारा दिन जब भी आपको याद आए आप 1 गिलास गर्म पानी ले और उसके अंदर नींबू का रस डाल लें। मतलब ये वो चीजें हैं जो हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा नीम गर्म पानी, आप ये समझे कि आप अपनी जिंदगी से ठंडा पानी निकाल दें। अगर कोविड-19 की बात करें, चाइना की बात करें, उस वुहान सिटी की बात करें जहां से ये सेंटर शुरू हुआ, जहां से हमने इस कोविड को देखा कि आगे बढ़ा है, वहां पर मौजूद SOPs में एक चीज ये भी शामिल कर दी गई है कि आपने गर्म पानी पीना है सारा दिन। आप देखिए कि वो बहुत जंक फूड खाते हैं, बहुत ज्यादा फूड खाने के शौकीन है, लेकिन वो हर खाने के बाद, हर मील के बाद उबलता हुआ गर्म पानी पीते हैं। आपने उबलता हुआ नहीं पीना, बस नीम गर्म पानी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले, इंशाल्लाह चीजें बेहतर हो जाएंगी। इसी के साथ अपनी मेजबान सोहा अफजल को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और काइंडली कोविड-19 की वजह से प्रिकॉशंस जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।